नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। साल था 2025-26 और अमेरिका के दूसरे ट्रंप प्रशासन ने अचानक दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की। और जब डेनमार्क ने मना कर दिया तो मामला धमकियों और एक अंतर्राष्ट्रीय संकट तक पहुंच गया। हाँ, और ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा खरीदने या बेचने की बात नहीं थी। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि यह दो अलग अलग दुनियाओं की सोच का टकराव था। एक तरफ थी अमेरिका की वो सदियों पुरानी मनरो डॉक्ट्रिन वाली सोच, मतलब हमारे इलाके में सिर्फ हमारा राज चलेगा, और दूसरी तरफ थी चीन की भविष्य की पोलर सिल्क रोड वाली महत्वाकांक्षा। और इस पूरी खींचतान के बीच में फंस गया ग्रीनलैंड। और महीनों के तनाव के बाद दावोस में ऐसा क्या हुआ कि पूरा खेल ही पलट गया। चलिए इस बर्फीली शतरंज की बिसात को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम नक्शे पर देखें तो ग्रीनलैंड की लोकेशन ही सब कुछ बता देती है। ये अमेरिका, यूरोप और रूस के ठीक बीच में बैठा है। एक तरह से ये आर्कटिक का चौकीदार है। बिल्कुल। और यहीं पर अमेरिका का सबसे उत्तरी मिलिट्री बेस पिटूफिक स्पेस बेस भी है। और इस बेस का महत्व जमीन से ज्यादा अंतरिक्ष के लिए है। वो सिर्फ एक रडार स्टेशन नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में अमेरिका की आंख और कान जैसा है। आंख और कान? हाँ, ये उत्तरी अमेरिका की मिसाइल रक्षा प्रणाली का इतना अहम हिस्सा है कि इसके बिना अमेरिका किसी भी, आप कह सकते हैं कि रूसी या चीनी मिसाइल हमले के लिए बहुत ज्यादा असुरक्षित हो जाएगा। तो जब ट्रंप प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहा था तो उसके केंद्र में असल में यही बेस था। इसी से जुड़ी एक और बात का जिक्र हमारे स्रोतों में बार बार आता है। GIUK गैप के क्या है और आज के दौर में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? GIUK गैप यानी ग्रीनलैंड आइसलैंड यूनाइटेड किंगडम गैप। इसे आप अटलांटिक महासागर का मेन गेट या दरबान समझ सकते हैं। शीत युद्ध के दौरान अगर रूस की पनडुब्बियों को खुले समंदर में अमेरिका की तरफ जाना होता था तो उन्हें इसी गेट से गुजरना पड़ता था। मतलब ये एक तरह का चोक पॉइंट है। बिल्कुल, एक चोक पॉइंट। जो इस गेट को कंट्रोल करता है वो पूरे उत्तरी अटलांटिक पर नजर रख सकता है। और अब जब रूस आर्कटिक में अपने पुराने सोवियत काल के सैन्य ठिकानों को फिर से खोल रहा है और उसके पास आइस ब्रेकर जहाजों का दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा है, तो इस गेट का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तो अमेरिका को ये डर था कि अगर ग्रीनलैंड पर पूरा नियंत्रण नहीं हुआ तो रूस और चीन आर्कटिक में अपनी मनमर्जी करने लगेंगे। पुरानी लड़ाइयों और अड्डों की है। हमारे स्रोत तो एक बिल्कुल नए गोल्ड रश की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, और ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है, उसके नीचे दबा एक खजाना बाहर आ रहा है। और ये कोई मामूली खजाना नहीं है, हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की। रेयर अर्थ मिनरल्स मतलब वो तत्व जिनकी जरूरत आज की हर हाईटेक चीज में है। सही पकड़ा, नियोडीमियम और प्रिज्यूडीमियम जैसे तत्व। नाम सुनने में भले ही मुश्किल लगे, लेकिन आपके स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी, पवन चक्कियों के टरबाइन और यहाँ तक कि F-35 जैसे लड़ाकू विमानों तक सब कुछ इन्हीं पर चलता है। इनके बिना आज की आधुनिक दुनिया एक तरह से ठप पड़ जाएगी। और ग्रीनलैंड में इन खनिजों का दुनिया का सबसे बड़ा अनछुआ भंडार हो सकता है। और यहीं पे चीन का एंगल आता है ना, क्योंकि फिलहाल इस बाजार पे तो उसी का कब्जा है। बिल्कुल। आज दुनिया के लगभग 70% रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चीन से होती है। पश्चिमी देशों के लिए यह एक बहुत बड़ी रणनीतिक कमजोरी है। उन्हें डर है कि अगर कभी चीन ने यह सप्लाई रोक दी तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था और रक्षा उद्योग घुटनों पर आ जाएगा। तो ग्रीनलैंड उनके लिए एक चाबी जैसा है। हाँ, चीन पर इस निर्भरता को खत्म करने की एक चाबी जैसा दिखता है। ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं, बल्कि अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की मजबूरी भी है। लेकिन अगर वहां इतना बड़ा खजाना है तो अब तक उसे निकाला क्यों नहीं गया? क्या मुश्किलें हैं? क्योंकि यह कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। पहली चुनौती तो वहां का मौसम और माहौल है। आपको सड़कें बनानी होंगी, बंदरगाह बनाने होंगे, और ये सब उस जगह करना होगा जहां तापमान माइनस में रहता है और तूफान कभी भी आ सकता है। इसकी लागत बहुत ज्यादा है। और दूसरी चुनौती? दूसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती हैं ग्रीनलैंड के अपने लोग। वे अपने पर्यावरण को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। इसकी एक मिसाल 2021 में मिली, जब वहां की सरकार ने यूरेनियम खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा। हाँ, और इसका सीधा असर चीन की एक बहुत बड़ी रेयर अर्थ परियोजना पर पड़ा और उसे बंद करना पड़ा। इससे दुनिया को एक साफ संदेश गया,
ग्रीनलैंड के लोग बाहरी ताकतों को अपने संसाधनों का शोषण आसानी से नहीं करने देंगे। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ग्रीनलैंड क्यों जरूरी है। अब उस पर आते हैं कि ये संकट बढ़ा कैसे। दिसंबर 2014 में ट्रंप प्रशासन ने अचानक ये कहना शुरू कर दिया कि अगर अमेरिका को सुरक्षित रहना है तो ग्रीनलैंड पर हमारा कब्जा होना ही चाहिए। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक पूरी मुहिम की शुरुआत थी। इसके बाद दबाव और धमकियों का एक सिलसिला शुरू हुआ। पहले तो सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया गया, फिर डेनमार्क को धमकी दी गई कि अगर वो राजी नहीं हुए तो यूरोपीय संघ से आने वाले सारे सामान पर 25% का भारी टैरिफ लगा दिया जाएगा। मतलब सिर्फ धमकियां नहीं थीं, हमारे सूत्रों में कुछ हाइब्रिड वॉरफेयर का भी जिक्र है। ये क्या था? अमेरिकी इन्फ्लुएंसर्स का सड़कों पर डॉलर बांटना, ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। ये सच में बहुत अजीब था। अमेरिकी इन्फ्लुएंसर्स को ग्रीनलैंड की राजधानी नूक की सड़कों पर डॉलर बांटते हुए देखा गया। शायद इसके पीछे सोच ये थी कि ग्रीनलैंड के लोगों को ये दिखाया जाए कि अमेरिकी राज में वे कितने अमीर हो सकते हैं। ये वहां के समाज में फूट डालने की सीधी कोशिश थी। और राजनीतिक स्तर पर भी उकसाने वाली कार्रवाई हुई है ना? हाँ, तत्कालीन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बिना किसी बुलावे के पिटूफिक स्पेस बेस पहुंच गए और वहां भाषण दिया कि कैसे डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के लोगों की उपेक्षा की है। इसके बाद जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड के लिए एक तरफा विशेष दूत बना दिया गया, जिन्होंने खुलेआम कहा कि उनका मकसद ग्रीनलैंड को अमेरिका का 91वां राज्य बनाना है। इस सब पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या वे डर गए? बिल्कुल नहीं। उनका जवाब बिल्कुल साफ, एकजुट और मजबूत था। ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ये सिर्फ एक नारा नहीं बना, बल्कि उनकी आज़ादी और उनके आत्मसम्मान का ऐलान बन गया। और डेनमार्क ने इसके बाद अपना सबसे बड़ा पत्ता खेला, नेटो का आर्टिकल 5। हाँ, डेनमार्क ने नाटो के सबसे शक्तिशाली हथियार आर्टिकल 5 को सामने रख दिया। इसका सिद्धांत सीधा है, एक पर हमला सब पर हमला। इसका मतलब था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसे सिर्फ डेनमार्क से नहीं, बल्कि तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन यानी पूरे नाटो गठबंधन से लड़ना होगा। ये तो बहुत बड़ा कदम था। मतलब एक नेटो सहयोगी दूसरे सहयोगी के खिलाफ आर्टिकल 5 की धमकी दे रहा था। ये तो अभूतपूर्व था। अभूतपूर्व था। और ये सिर्फ खोखली धमकी नहीं थी। डेनमार्क का 1952 का एक स्थायी आदेश भी है, जो सैनिकों को निर्देश देता है कि अगर हमला हो तो बिना किसी ऊपरी ऑर्डर का इंतजार किए तुरंत जवाबी कार्रवाई करें। और वहां के लोगों ने क्या किया? उधर ग्रीनलैंड और डेनमार्क में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। एक नारा बहुत मशहूर हुआ, मेक अमेरिका गो अवे, जो ट्रंप के ही नारे का मजाक उड़ा रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के अंदर भी ट्रंप प्रशासन को इस पर समर्थन नहीं मिला। नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। अमेरिकी कांग्रेस में दोनों पार्टियों ने इन धमकियों का कड़ा विरोध किया। रिपब्लिकन स्पीकर ऑफ द हाउस माइक जॉनसन ने इसे पूरी तरह से अनुचित बताया। इससे ये साफ हो गया कि ये सिर्फ ट्रंप प्रशासन की जिद थी, पूरे अमेरिकी राजनीतिक तंत्र की सोच नहीं। तो महीनों की इस तनातनी, धमकियों और विरोध प्रदर्शनों के बाद जनवरी 2026 में दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सब कुछ अचानक बदल गया। इसे मीडिया ने एक बड़ा मजेदार नाम दिया, टाको मोमेंट। हाँ, टाको मोमेंट यानी ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ये एक जुमला बन गया जो बताता है कि जब ट्रंप को कड़े और एकजुट प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है तो वो अक्सर पीछे हट जाते हैं। अपने भाषण में ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई और टैरिफ की सारी धमकियां वापस ले ली। लेकिन उन्होंने इसे अपनी जीत की तरह दिखाने की कोशिश की है ना। उन्होंने कहा कि नाटो के साथ रक्षा और खनिज विकास पर एक भविष्य के सौदे का ढांचा बन गया है। बिल्कुल, उन्होंने इसे ऐसे पेश किया जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल कर ली हो। लेकिन कुछ ही घंटों में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों ने इस दावे की हवा निकाल दी। उन्होंने साफ किया कि संप्रभुता या नियंत्रण पर कोई सौदा नहीं हुआ है। असल में ट्रंप जिन बातों का जिक्र कर रहे थे वे 1951 की पुरानी अमेरिका डेनमार्क रक्षा संधि का ही हिस्सा थी। मतलब कुछ भी नया नहीं था। कुछ भी नहीं। तो असल में हुआ क्या? महीनों के संकट के बाद नतीजा सिफर रहा। नतीजा सिफर रहा, लेकिन इस प्रक्रिया में अमेरिका के अपने सबसे करीबी सहयोगियों के साथ रिश्तों को गहरा नुकसान पहुंचा। ग्रीनलैंड तो डेनमार्क के पास ही रहा, लेकिन भरोसा टूट गया। इस संकट ने दिखाया कि ये पुराने गठबंधन कितने नाजुक हो सकते हैं। इस पूरे ड्रामे में मुझे जो बात सबसे अजीब लगती है वो है रूस और चीन की चुप्पी। ट्रंप तो बार बार इन्हीं का खतरा बताकर अपनी कार्रवाइयों को सही ठहरा रहे थे, तो ये दोनों देश चुप क्यों बैठे रहे? ये तो उनके लिए अमेरिका को घेरने का एक सुनहरा मौका था। देखिए, यही इन दोनों देशों की रणनीति की खूबी है। ये एक बहुत सोची समझी चुप्पी थी। पहले चीन की बात करते हैं। बीजिंग ये समझता था
कि ट्रंप का ये पूरा खेल घरेलू दर्शकों के लिए है। अगर चीन पलटकर जोर से चिल्लाता तो ट्रंप की बात सच साबित हो जाती कि देखो, चीन हमसे डर गया है, इसलिए हम सही रास्ते पर हैं। मतलब तीखी प्रतिक्रिया देकर वो ट्रंप के नैरेटिव को ही मजबूत करते। एकदम। साथ ही ग्रीनलैंड में पैठ बनाने की चीन की अपनी कोशिशें पहले ही नाकाम हो चुकी थी। 2018 में एयरपोर्ट बनाने की उनकी बोली और फिर यूरेनियम खदान वाली परियोजना, दोनों को स्थानीय विरोध के कारण रोकना पड़ा था। तो उन्होंने इंतजार करने और देखने की नीति अपनाई। और रूस, उनके लिए तो ये स्थिति एक तोहफे जैसी रही होगी। ना रूस के एक भी गोली चलाए या एक भी भड़काऊ बयान दिए हो रहा है। रूसी मीडिया में तो जश्न का माहौल था। बिल्कुल, वे इसे नाटो के पतन की शुरुआत के तौर पर दिखा रहे थे। उनकी रणनीति सीधी थी, जब आपका दुश्मन खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा हो तो बीच में आके उसे क्यों रोकना। बिल्कुल सही। अमेरिका का हर आक्रामक कदम रूस के उस दावे को सही साबित कर रहा था कि नाटो एक अस्थिर और अविश्वसनीय गठबंधन है। इसलिए रूस की चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं थी, वो एक रणनीतिक चुप्पी थी। वे बस आराम से बैठ के तमाशा देख रहे थे। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ग्रीनलैंड संकट सिर्फ एक अजीब कूटनीतिक घटना बनकर रह गया या इसने कुछ बड़े बदलावों की तरफ इशारा किया? यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, इसने आर्कटिक की नई भू राजनीति को पूरी तरह से उजागर कर दिया। इसने दिखा दिया कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह संसाधनों और जमीन पर नियंत्रण की एक नई लड़ाई शुरू कर रहा है। और इसने ये भी दिखाया कि पुराने गठबंधन अब कितने नाजुक हो गए हैं। बिल्कुल, और ये दो दुनियाओं की सोच का टकराव, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, ये संकट उसी टकराव का नतीजा था। एक तरफ अमेरिका की मनरो डॉक्ट्रिन वाली पुरानी सोच, जो अपने पड़ोस में किसी और का दखल बर्दाश्त नहीं कर सकती, और दूसरी तरफ चीन की पोलर सिल्क रोड वाली नई वैश्विक महत्वाकांक्षा, जो आर्कटिक को भविष्य के व्यापार का एक नया केंद्र बनाना चाहती है। ग्रीनलैंड इन दोनों महाशक्तियों की योजनाओं के ठीक बीच में आ गया। संकट तो टल गया, लेकिन इसके पीछे की वजहें तो आज भी मौजूद हैं। ग्रीनलैंड आज भी धीरे धीरे पूरी आजादी की अपनी राह पर आगे बढ़ रहा है। और यहीं पर यह कहानी एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है। जब ग्रीनलैंड आखिरकार एक स्वतंत्र देश के रूप में दुनिया के मंच पर खड़ा होगा, तो उसका स्वागत करने के लिए कौन मौजूद होगा? क्या वो अमेरिका होगा, जो सुरक्षा और इन्वेस्टमेंट का वादा तो करता है लेकिन साथ में अपनी शर्तें भी रखता है? या फिर रूस और चीन होंगे, जिनकी आर्कटिक के लिए अपनी अलग लंबी और रणनीतिक योजनाएं हैं? इस सवाल का जवाब ही आर्कटिक का और शायद दुनिया के एक बड़े हिस्से का भविष्य तय करेगा।